हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे द टुमारो वॉर मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 2051 से, जहां पर आधी से ज़्यादा दुनिया तबाह हो चुकी है। फिर एंट्री होती है क्रिस प्रेट की, जो कि डैन फॉरेस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और डैन आसमान में एक पोर्टल से सीधे नीचे गिरता है एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में, और वहां से निकलकर वो अपने मिशन के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं दिसंबर 2022 का सीन, और डैन किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। और क्योंकि मंथ दिसंबर है तो क्रिसमस का माहौल है और उनके घर पर भी पार्टी हो रही है। और वो अपने घर में जाकर अपनी बेटी से मिलता है और वो अपनी बेटी और बीवी से बहुत प्यार करता है। लेकिन डैन अपनी वाइफ को बताता है कि उसे एक अर्जेंट काम आ जाने की वजह से वो इस पार्टी में नहीं रुक पाएगा, और वो अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आएगा। फिर डैन घर से बाहर निकल जाता है और उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, और उसका बॉस उसे बोलता है कि अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला इंसान मिल चुका है। मैं आपको बता दूं कि डैन एक साइंटिस्ट है और अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। और ये बात सुनकर डैन काफ़ी दुखी हो जाता है और चुपचाप अपने घर में चला जाता है। और उसकी बेटी और उसकी वाइफ समझ जाते हैं कि डैन के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ टीवी में फुटबॉल का मैच चल रहा होता है। फिर फुटबॉल मैच इंटरेस्टिंग हो जाता है और सभी लोग टीवी देखने लगते हैं। और अचानक से टीवी के डिस्प्ले में कुछ खराबी आती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक फुटबॉलर गोल करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स निकल कर आते हैं। और वो सोल्जर्स सभी को बताते हैं कि हम फ्यूचर से आए हैं और हम फ्यूचर में जंग लड़ रहे हैं, और ये दुनिया 30 साल में खत्म हो जाएगी और हम इस जंग को हारने वाले हैं, इसलिए हमें तुम सभी लोगों की मदद चाहिए। फिर हमें 12 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर उस सोल्जर की बात मानकर आधे से ज्यादा सोल्जर्स को फ्यूचर में भेज दिया जाता है और उन सभी की मौत हो जाती है। और अब क्योंकि आधे से ज्यादा सोल्जर्स मर चुके हैं, इसलिए वो आम आदमी को जंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में डैन को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में साइंस पढ़ाता है, और डैन सभी को पढ़ा रहा होता है और सभी बच्चों के मुंह लटके होते हैं। तो डैन उनसे पूछता है कि आप ही बताओ कि हम क्या पढ़ें। तो उनमें से एक लड़का हाथ खड़ा करता है जिसका नाम मार्टिन होता है, और मार्टिन हमेशा ज्वालामुखी के बारे में सवाल पूछता है, इसलिए डैन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। मार्टिन ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ जानता है, बल्कि वो एक एक्सपर्ट है। तभी डैन के पास एक अलर्ट मैसेज आता है, और डैन के पास जो मैसेज आया था वो कुछ सोल्जर्स का था, और वो सोल्जर्स लोगों को फ्यूचर में भेजते हैं। और अब डैन को भी उन लोगों ने बुलाया है, और डैन से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने के बाद वो उसके कपड़े उतरवाते हैं और उसे एक चेयर पर बिठाकर एक मशीन में उसका हाथ डलवाते हैं। वो मशीन लोगों की डेथ का पता लगाती है कि वो कब मरेंगे। तो उन सोल्जर्स को पता चलता है कि डैन 2030 में मर जाएगा, और डैन की मौत का पता लगाने के बाद वो एक डिवाइस डैन के हाथों में लगा देते हैं, जिससे लोगों को फ्यूचर में भेजा जाता है, और वो इस डिवाइस को जंप बैंड कहते हैं। और वो डैन से कहते हैं कि अगर तुमने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की या फिर भागने की कोशिश की तो हम इस डिवाइस से तुम्हें ट्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें सजा भी हो सकती है। और वो सैनिक डैन से कहते हैं कि तुम अपने सारे काम खत्म कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी फ्यूचर में जाने के लिए। फिर अगले सीन में डैन की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से बात कर रही होती है जो कि फ्यूचर में जंग पर जाते हैं। तभी वहां पर डैन आ जाता है और डैन उसे डिवाइस के बारे में बताता है, और ये देखकर डैन की वाइफ शॉक हो जाती है और वो उसे बाहर लेकर आती है। डैन की वाइफ उससे कहती है कि तुम इस डिवाइस को निकलवा लो, हम लोग बहुत दूर भाग जाएंगे। लेकिन डैन उससे कहता है कि इससे निकलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो डैन की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किसके पास जाना है। फिर डैन पहुंच जाता है उस डिवाइस को निकलवाने के लिए, और अभी जो बूढ़ा इंसान दिखाई दे रहा है वो डैन का डैड है। और डैन के डैड पायलट हैं, और वो ऐसे ही प्लेन वगैरह को सुधारते हैं और इन डिवाइसों को भी निकालने का काम करते हैं। डैन अपने डैड से नफरत करता है क्योंकि उसकी मॉम को डैन के डैड ने छोड़ दिया था, और डैन के डैड यहाँ पर छुपकर काम करते हैं, जो कि इलीगल है। और डैन के डैड के साथ जब डैन उल्टे सीधे बातें करने लगता है तो डैन के डैड को लगता है कि वो वहां पर जासूसी करने आया है। तो डैन के डैड उस पर शराब फेंक देते हैं और उस डिवाइस को नहीं निकालते, और ये देखकर डैन उन्हें बहुत बुरा भला सुनाता है। फिर अगले सीन में डैन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहां डैन उसकी वाइफ से कहता है कि वो इस डिवाइस को नहीं निकलवा पाएगा और अब उसे इस जंग पर जाना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा किसी काम से। लेकिन उसकी बेटी समझदार है और वो समझ जाती है कि वो जंग पर जा रहा है, तो वो बोल देती है कि आप जंग पर जा रहे हैं। तो डैन कहता है हाँ, मैं जंग पर जा रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है।
और अब डेन आ चुका है एक हफ्ते की ट्रेनिंग पर, जहां ट्रेनिंग होने के बाद उसे फ्यूचर में जंग के लिए भेजा जाएगा। और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चार्ली से, और फिर जब टीम अनाउंस होती है तो पता चलता है कि डेन और चार्ली एक ही टीम में हैं। फिर अगले सीन में एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डोरियन। डोरियन फ्यूचर की जंग में 2 बार जा चुका है और वापस भी आ चुका है। फिर ट्रेनिंग के दौरान सभी को बताया जाता है कि सभी लोग 7 दिन के लिए जंग पर जाएंगे और सभी के हाथों पर जो डिवाइस है उसमें टाइमर सेट रहेगा 7 दिनों का। और फिर वो उन्हें बताते हैं कि जंप लिंक एक ब्रिज की तरह काम करता है जिसे डीप वेल कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेन और चार्ली बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, और वो अलार्म होता है उन्हें फ्यूचर की जंग में भेजने के लिए। अभी उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर की जंग में हालात बिगड़ चुके हैं और इसीलिए उन्हें जाना पड़ता है। फिर सभी लोगों को फ्यूचर की जंग में भेज दिया जाता है, जहां पर वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और फिर डेन के पास एक कॉल आता है एक कर्नल का, जो कि फ्यूचर में ही होती है। और कर्नल डेन से कहती है कि अब इस टीम को तुम ही लीड करोगे। और वो कर्नल डेन को बताती है कि तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में हमारी एक टीम फंसी हुई है और तुम सबको उन्हें रेस्क्यू करना होगा। फिर सभी लोग रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और उस बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं। और उस बिल्डिंग में पहुंचने के बाद उन्हें कुछ हलचल तो सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो सभी सैनिकों के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो सभी मर चुके हैं, और जिन जीवों को टीम ने मारा है उन्हें एलियंस नहीं व्हाइट स्पाइक्स कहते हैं। और उन्हीं में से एक व्हाइट स्पाइक का डोरियन एक छोटा सा पार्ट काट लेता है और अपने पास रख लेता है। फिर डेन कर्नल को खबर करता है कि टीम मिल तो चुकी है लेकिन वो सब मर चुके हैं। तो कर्नल डेन से कहती है कि तुम्हें लैब 2 में जाना पड़ेगा और वहां से तुम्हें कुछ नीली शीशियां लेकर आनी पड़ेगी, जो कि हमारे मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तब डेन उन नीली शीशों को ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ बाहर नजर रख रहे सैनिक बताते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। और कर्नल डेन से कहती है कि जिस जगह पर अभी तुम हो उस पूरे शहर को एयर स्ट्राइक करके उड़ाया जाने वाला है, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर डेन को वो नीली शीशियां मिल जाती है और वो सभी बाहर आने लगते हैं, लेकिन सामने के दरवाजे पर व्हाइट स्पाइक्स हैं, इसलिए वो सभी एग्जिट डोर से जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट डोर से जाने लगते हैं तो वहां पर एंट्री होती है व्हाइट स्पाइक्स की, जो कि दिखने में बहुत ही डरावने हैं और उन्हें देखकर सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो सब फायर करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स बहुत ही तेज हैं और वो सभी को मारने लगते हैं। और जैसे तैसे काफी सोल्जर्स वहां से बचकर निकलते हैं और कर्नल डेन से कहती है कि सभी लोगों को बाहर निकालो क्योंकि वहां पर एयर स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन तभी एक इंसान नीचे गिर जाता है और डेन उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। तो डेन को देखकर पूरी की पूरी टीम नीचे कूद जाती है। लेकिन अब वहां पर खतरा व्हाइट स्पाइक्स का नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक का है, और फिर वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है और सभी लोग भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग बच पाते हैं। फिर हम डैन को देखते हैं जो कि बेहोशी से होश में आता है और वो अपने डिवाइस को देखता है और उसे पता चलता है कि अभी उसे 140 घंटे और इस जंग में रुकना है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली भी बच चुका है और फिर वो दोनों बाहर डोरियन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कितने लोग बच पाए। तो वो बताता है कि सिर्फ वो 3 ही बच पाए हैं और डोरियन डेन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम उस इंसान को बचाने नहीं जाते तो हम सब बच जाते। फिर डैन कर्नल से मिलता है जो कि उसे लीड कर रही थी और सभी लोग कर्नल को कर्नल फॉरेस्टर कहकर बुला रहे होते हैं। और ये सुनकर डैन को पता चलता है कि कर्नल का पूरा नाम म्यूरी फॉरेस्टर है जो कि उसकी बेटी है और ये बात उसकी बेटी को भी पता है। फिर म्यूरी उसके डैड को बताती है कि उसने पढ़ाई में क्या क्या किया और वो सिर्फ उसके डैड की तरह ही बनना चाहती थी। फिर म्यूरी डैन को बताती है कि अभी जिन व्हाइट स्पाइक से उनका पाला पड़ा था वो सभी मेल्स थे और जो फीमेल व्हाइट स्पाइक है वो जमीन के अंदर घोंसला बनाकर रहती है और वो पल पल बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स को जन्म भी देती है और उसे बचाने के लिए सभी मेल व्हाइट स्पाइक्स अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर म्यूरी और डैन उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़ने के लिए मिशन पर निकल पड़ते हैं और वो इस मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं और उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को वो एक पिंजरे में डालकर ले आते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद डैन म्यूरी को बताता है कि वो 2030 में मर जाएगा, वो सिर्फ 7 साल ही जिंदा रहने वाला है। तो म्यूरी डैन को बताती है कि आप में बहुत सारे चेंजेस आए थे, आपने मेरी मॉम को छोड़ दिया था और मेरे 16th बर्थडे पर आपने मुझे भी छोड़ दिया था और एक कार एक्सीडेंट में आप मर गए थे और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था और मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचती रहती थी और रोती थी। फिर हमें पता चलता है कि जो फीमेल व्हाइट स्पाइक है उस पर जहर काम नहीं करता। उन्होंने कुछ वक्त पहले एक जहर बनाया था लेकिन उसका उस पर कुछ असर नहीं हुआ।
और अब वो फिर से एक और जहर बनाने वाले हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो जहर बनाते हैं। लेकिन 56 तक बॉन्ड रिकॉर्ड होता है। तो म्यूरी डैन को कहती है कि हम इस जहर को बना तो लेंगे, लेकिन आपको इस जहर के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा। हम इस जहर के कुछ ही सैंपल्स बना पाएंगे, तो आप इस जहर को लेकर जाओगे और वहां से बहुत सारा जहर बनाकर वापस लेकर आओगे। लेकिन डैन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि डैन और म्यूरी को पता है कि वो जिंदा नहीं रहने वाले। और फिर 100% बॉन्ड मैच हो जाता है और जहर तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ जिस व्हाइट स्पाइक को उन्होंने पकड़ा था वो भी जाग जाती है और फिर उन्हें एक बहुत जोर से आवाज आती है और फिर उन्हें पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स ने उन पर अटैक कर दिया है और वो हजारों की संख्या में है और उन सभी ने फीमेल व्हाइट स्पाइक के लिए ये हमला किया है। तो डैन और म्यूरी भागने लगते हैं, लेकिन एक व्हाइट स्पाइक म्यूरी को घायल कर देता है। तो म्यूरी डैन से कहती है कि वह हमेशा से उसके जैसा बनना चाहती थी और डैन का भी टाइम खत्म होने वाला होता है, क्योंकि उसका एक हफ्ता कंप्लीट होने वाला है सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और फिर डैन वापस लौट जाता है और म्यूरी मर जाती है। फिर डैन प्रेजेंट में पहुंचकर होश में आता है और सभी सोल्जर्स को बताता है कि वो फ्यूचर से जहर लेकर आया है और उन्हें उससे ज्यादा अमाउंट में बनाना होगा ताकि वो फिर से जाकर सभी को मार सके। लेकिन वो सोल्जर्स उसे बताते हैं कि वो पोर्टल बंद हो चुका है, अब फ्यूचर में कोई भी नहीं जा सकता। फिर डैन अपने घर जाता है और वो मिलता है अपनी बेटी म्यूरी और अपनी वाइफ से और वहां पर वो इमोशनल हो जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि उसने म्यूरी को मरते हुए देखा और वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि कोई तो तरीका होगा जिसकी मदद से तुम इन सबको रोक सको। तो वो जाता है डोरियन के पास और डोरियन से मिलने के बाद वो जाता है चार्ली के पास। डैन उनसे कहता है कि जहां पर व्हाइट स्पाइक्स पैदा हुए थे हम वहां पर जाकर उन्हें मारेंगे, बस हमें ये पता लगाना है कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी। फिर डोरियन ने फ्यूचर की जंग में जो व्हाइट स्पाइक का एक पार्ट काटा था उसके जरिए उन्हें एक ज्वालामुखी के बारे में पता चलता है और ज्वालामुखी की बात हुई है तो डैन जाता है मार्टिन के पास। मार्टिन वही बच्चा है जो डैन से उसकी क्लास में हमेशा ज्वालामुखी के बारे में सवाल पूछता था। मार्टिन उन्हें बताता है कि रूस में ज्वालामुखी के पास कुछ राख मिली है और वहीं पर व्हाइट स्पाइक्स के होने की पूरी संभावना है। तो वो रूस जाने के लिए कुछ बड़े ऑफिसर से परमिशन लेने लगते हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स मना कर देते हैं। तो डैन जाता है अपने डैड के पास और उनसे कहता है कि हमें एक प्लेन और एक पायलट की जरूरत है क्योंकि हमें रूस जाना है। फिर वो सभी रूस के लिए निकल जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर राख मिली थी और कुछ टेस्टिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स वहीं पर है और वो उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं और ब्लास्ट करने के बाद वो अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स वहीं पर पैदा हुए थे और वो जहर निकाल कर बारी बारी सभी के अंदर डालने लगते हैं और जहर की मदद से बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स को मार दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स जाग जाते हैं और वो सभी पर अटैक कर देते हैं और इतने सारे व्हाइट स्पाइक्स को मारना उनके लिए नामुमकिन था और अगर वो कहीं बाहर भाग जाते तो ये मिशन फेल हो जाता और वही आफत फिर से आ जाती। इसलिए डोरियन उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है और डोरियन वहीं पर मर जाता है और वहां पर चार्ली, डैन और डैन के डेड बच्चे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक फीमेल व्हाइट स्पाइक वहां से भागी है। तो वो उस व्हाइट स्पाइक का पीछा करते हैं और उनकी उससे बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और बड़ी मुश्किल से वो उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को मार देते हैं। फिर अगले सीन में हम डैन की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं और डैन म्यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी से मिलाता हूँ और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार 1 लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।